So we are now moving towards the very interesting and new chapter thermodynamics और बहुत ही important और सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है लेकिन इसे कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, है ना। साइन वगैरह का यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा अगर आप उस तरीके से करेंगे तो ना तो आप केमिस्ट्री में गलती करोगे ना फिजिक्स में गलती करोगे, है ना। तो जब आप दोनों को मतलब साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स अलग होती है केमिस्ट्री में अलग होती है, नहीं, सब कुछ सेम है। इवन ये कह दीजिए कि जो केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स है वो थोड़ी नहीं है और जो फिजिक्स की थर्मोडायनामिक्स है वो थोड़ी पुरानी है, बस, और कोई अंतर नहीं है, और लॉ तो सब जगह सेम ही है। तो क्या क्या चीज़ें चेंज होते हैं, कैसे कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, बहुत ही बड़े चैप्टर है जिसका नाम क्या है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहना चाहता है, किस चीज़ से बताना चाहता है, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर मैंने दो टर्म लिख रखी हैं अलग अलग, हालांकि अभी एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स एक लिख रखा है, मैंने दो अलग अलग टर्म लिख रखी हैं। अभी दो अलग अलग जो टर्म मैंने लिख रखी हैं किस लिए लिख रखी हैं, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये थर्मो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, हीट। और डायनेमिक्स हमारे पास कहीं पे भी वर्ड आ जाए तो बेटा ये फ्लो के लिए यूज होता है, इसके लिए फ्लो। तो जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हीट के फ्लो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थर्म मतलब बेसिकली टेम्परेचर है, हीट से एनर्जी हम लोग रिलेट करने वाले हैं, और डायनेमिक्स मतलब उसके फ्लो के साथ हमारे पास चीज़ें आने वाली हैं। कैसे रहेंगी, क्या रहेंगी, तो आप ऐसे समझिए कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास इस मार्कर में इसके केमिकल्स, इसके अंदर कोई ना कोई बॉन्ड बने हुए हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, राइट। अब मुझे इसमें से एनर्जी लेके आनी है तो मैं कैसे लेके आऊँगा, इसमें आग लगा दूंगा और छू देना इस मार्कर को, पता पड़ जाएगा तुम्हें। भाई वो जो बॉन्ड्स होंगे उसने दिखा दिया आपने, जब वो जल रहे हैं तो आ रही है एनर्जी पूरी। तो ये हीट की जो एनर्जी आपको पढ़नी है, यही सारी चीज़ें आपके इसमें दे रखी है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं थर्मोडायनामिक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जब फ्यूल बर्न होता है तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। बट हमारे पास यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो रहती है एक माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक चीज़ों को समझना। ये चीज़ हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 जो हमने किया था उसमें भी जान चुके हैं, राइट। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो आपके पास बड़े पैमाने पर सारी चीज़ें देखी जाएंगी जो कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास रहेंगी। सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना इसलिए भी आसान है क्योंकि हम लोग इसमें मैक्रोस्कोपिक चीज़ों को डील करेंगे, राइट। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली चीज़ें, छोटी छोटी नहीं है, तो तुम्हें चेंज सारी चीज़ें आसानी से देखने को मिल जाएंगी। अब हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हैं, उन थर्मोडायनेमिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। क्या बोल रहा हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। इस कमरे को उठा लेते हैं, इस कमरे के अंदर जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन में ली जा रही हैं, जैसे कि आप लोग और मैं ऑब्जर्वेशन में लेके चल रहा हूँ, तो ये चीज़ें हमारे पास आती हैं सिस्टम में, और सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग। जितनी भी कहानी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, याद रखिएगा वो सिस्टम को रिलेशन में लेकर पढ़ेंगे। किसको लेकर पढ़ेंगे, सिस्टम को रिलेशन में लेकर पढ़ेंगे। अब अगर आपके पास ये सिस्टम और सराउंडिंग मिल जाता है तो ये मिला के क्या बनाता है आपका यूनिवर्स। क्या बनाता है बेटा हमारे पास यूनिवर्स। सिस्टम क्या है, जहां पे चीजें ऑब्जर्व करी जा रही हैं, जैसे कि आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं, और लेकिन इस कमरे के बाहर वाली सारी दुनिया हमारे लिए क्या बन जाएगी, सराउंडिंग। जितने भी चेंजेस हमें पढ़ने हैं वो कहाँ पढ़ने हैं, हमें सिस्टम के अंदर पढ़ने हैं। बाहर से क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, इसलिए भी आपकी थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास सिस्टम के अंदर पढ़नी है। सराउंडिंग का पढ़ना पड़े तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी बेटा, है ना, इसलिए बच जाते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात अगर करते हैं तो चाय पिए, है ना, ले भी आया करो कभी कभार, तो मैं भी बात, वाह 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 वाह, चाय भी टपरी वाले से ले आइए बेटा भी क्लास के बाद। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा बिस्कुट खाओगे? बिस्किट तो भाई गुड्डा ही अच्छा लगता है चाय के साथ। अगर ओपन सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओपन सिस्टम हमारे पास क्या आता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। ऐसा समझिए आप लोग एक पैन में चाय बना रहे, पैन में पैन में चाय बना रहे, ठीक है। अब चाय बन रही है, नीचे से गैस लगा देते हैं, ठीक है। और आपने क्या किया कि इसकी लिड को कवर नहीं कर रहा है, टॉप से कवर नहीं कर रहा है, ठीक है।
अब आग लगा दी, इसमें दूध डाला, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, सब कुछ चीज़ डाल रहे हो ना। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो कि जब इसका ये कंटेनर ओपन कर रखा है आपने, मान के चलो एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया, मैं चाय बना रहा था, तुमने बजाया सर एक बच्चा और आ गया है, मतलब हाँ जो भी बच्चे आ रहे हैं तो लेट लजीब वाले आएंगे अभी, तो आपने कहा सर एक बच्चा और आ गया, तो मैं क्या करूँगा, कोई बात नहीं बेटा सिस्टम तो ओपन ही, मैं दूध लेके डाल सकता हूँ। हाँ मतलब चाय ऐसी बनती है भाई। हाँ तो ठीक है ना, मैं आधा दूध आधा पानी, मतलब ठीक है जैसे ही बनाऊंगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें मैं मास ऐड कर सकता हूँ, है ना, मास ऐड हो सकता है और एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रही है भाई, हीट बना रहा हूँ तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है। तो यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करी जा सकती हैं, जिसमें उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कह देते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। तो आपके पास जब एक कोई ओपन कंटेनर होगा, अब या फिर ऐसे समझ लो एक पानी को आपने ग्लास में छोड़ दिया खुला, वो भी ओपन सिस्टम है। कैसे, इवेपोरेट होकर पानी तो बाहर चला जाएगा, मास भी एक्सचेंज हो गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, तभी तो ऊपर गया भाप बन के। तो जो ऐसा सिस्टम जहाँ पे मास और एनर्जी, यहाँ से मास बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, और एनर्जी भी यहाँ से बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, ओपन सिस्टम। अब यहाँ पर आपके पास क्या होती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक बाउंड्री आती है। हालांकि ओपन सिस्टम के लिए कोई बाउंड्री नहीं दिखती, क्लोज वाले में बाउंड्री दिखेगी। ओपन सिस्टम की जो बाउंड्री है उसे हम लोग इमेजिनेशन बाउंड्री मानेंगे। क्या मानेंगे, इमेजिन, यानी कि बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी एज वेल। अब आगे चलते हैं, क्लोज सिस्टम में आपने कहा इसको क्लोज कर दो, रख दिया एक थाल से, मैंने चाय बना रहा था मैं, और चाय मैंने यार ढक दी, ठीक है। आपने कहा सर एक बच्चा और आ रहा है, मैंने कहा भैया स्टॉक खत्म, अब इसमें नहीं आएगा उसमें, यानी कि अब जो बच्चा आएगा उसे चाय नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने देर कर दी उस बच्चे के चक्कर में रुकने पर, तो भाई चाय बनने का गैस तो बंद करूंगा ही करूंगा, गैस तो बंद करूंगा ही करूंगा, तो भैया होगा क्या, थोड़ी देर बाद चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। लेकिन अमाउंट कम नहीं पड़ेगा, अमाउंट कम नहीं पड़ेगा, चाहे तुम ठंडी चाय पियो, पर चाय जितने बच्चे पहले थे उन सबको चाय तो मिलेगी, चाहे ठंडी हो गई। यानी कि मैं और कुछ ऐड भी नहीं कर सकता और अंदर से कुछ बाहर भी नहीं जा सकता, लेकिन चाय ठंडी हो रही है, यानी कि एनर्जी तो एक्सचेंज की जा सकती है। इस केस में एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मास आप लोगों के पास एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज सिस्टम, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अब यहाँ पर जो आपकी बाउंड्री है ये एक रिजिड बाउंड्री है, फिक्स बाउंड्री है। यहाँ की जो बाउंड्री है कैसी है, आपकी रिजिड बाउंड्री है और फिक्स बाउंड्री है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसे वॉल्स, यहाँ पर देखो ये भी एक वॉल है और ये भी एक वॉल है, इनसे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो पा रही है। इनसे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो पा रही है। और एनर्जी एक्सचेंज क्यों हो पा रही है, एक ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। कैसे वॉल्स हैं, कंडक्टिंग वॉल। ऐसे वॉल जिसमें हम लोग आराम से एनर्जी को एक्सचेंज करा सकते हैं, ऐसे वॉल्स को बेटा हम लोग बोलते हैं डायथर्मिक वॉल्स। क्या बोलते हैं, डायथर्मिक वॉल्स, यानी कि जिनसे एनर्जी का आदान प्रदान किया जा सकता है, वो हमारे पास कौन से आ गए, डायथर्मिक वॉल्स आ गए। ठीक है, समझ में आया इतना। अब केस आते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम में। किसमें आते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में अब प्लान बनाते हैं, एक दिन ट्रिप पे घूमने जाने का हम लोग प्लान बनाते हैं। तो अगर प्लान हमारा बनता है तो चाय के शौकीन होते हैं मेरी तरह कुछ, अब कुछ बच्चे भी होते हैं कि सर हमें भी चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, XYZ जो भी तुम्हें पसंद है। अब यहाँ से अगर जाएंगे हम लोग कहीं, किसी को खंबा पसंद है, वो देखो एक्टिंग आ रही है पीछे से, वो चीज़ें ऐसे ट्रिप पे नहीं हो सकती ना। अभी से 11वीं 12वीं में खंबे ले रहे हो, फिर आगे जाके क्या होगा तुम्हारा, यही समझाना चाह रहा हूँ, चिलर साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। देखो ना बच्चे देखो, फिर कहेंगे सर बिगाड़ते हैं। तुमने केतली का एग्जांपल देना, मैं चिलर का दे देता हूँ। एक ही बात है। अब यहाँ पर हमारे पास केतली नहीं लेनी, केतली में दिक्कतें आ जाएंगी। अब यहाँ पर सुनो कि चाय पीने के लिए हम लोग गए, तो आप लोगों ने कहा कि सर अब हमारा पहला स्टॉप आ गया, यहाँ पर चाय पी लेते।
अब सोचो अगर मैं इसी को लेके पेन को लेके ऐसे तुम्हारे सामने जाता, बस में बैठा रहता तुम्हारे साथ और चाय मेरे हाथ में रहती और फर्स्ट स्टॉप तक का इंतजार करता, तो क्या चाय तुम्हें पीने में मजा आता? ठंडी हो चुकी होती। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, उस चाय को एक थर्मस फ्लास्क में डाल देता हूँ और थर्मस फ्लास्क के बाद आधे 1 घंटे बाद 2 घंटे जब भी हमारा स्टॉप आया, 2 घंटे मान के चलते हैं, स्टॉप आया, सर जगह बढ़िया दिख रही है, आप बैठ के चाय पिए। जब आपने चाय पी, चाय क्या मिली? अब भी आपको गरम गरम मिली ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ना तो अमाउंट कम हुआ ना एनर्जी का लॉस हुआ। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर आपके पास ना तो मास एक्सचेंज हो सकता और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। हालांकि ऐसी वॉल जो अलाउ नहीं करती हीट को पास करने में या जाने में, ऐसी वॉलों को हम लोग एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं। एडियाबैटिक वॉल। और जब भी हमारे पास एडियाबैटिक सिस्टम होता है तो उस केस में याद रखना बेटा, कोई हीट चेंज नहीं होता, कोई हीट चेंज नहीं होता। तो अब हमारे पास जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे फॉर एडियाबैटिक सिस्टम, फॉर एडियाबैटिक सिस्टम जो आपके पास हीट चेंज जिसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितना होता है? 0। चेंज में डेल्टा लग जाएगा तो हीट चेंज हमारे पास क्या आएगा? 0। थर्मस की जो वॉल्यूम है एडियाबैटिक। हाँ, थर्मस की जो वॉल्यूम है एडियाबैटिक वॉल्यूम। हाँ, ज्यादा वो नहीं है, लेकिन अभी हम समझेंगे कि उसमें जो है फंक्शन कैसे वेरी करेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम को लाके बताते हैं कि सिस्टम कैसा है, और वॉल इसकी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और आइसोलेटेड सिस्टम। इस प्रोसेस को समझने के लिए भी हमें आगे चलना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स में। जब हम लोग आगे की प्रोसेस समझेंगे तब हमारे पास और चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। थर्मस में तो ठंडा हो ही जाता है। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं आपको यही पॉइंट बताने वाला था कि थर्मस में ठंडा तो होता है, इसीलिए परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इस दुनिया में कोई भी नहीं है, चाहे थर्मस हो चाहे कुछ हो। ये सारी बातें हम लोग कुछ समय के लिए लेकर चल सकते हैं, तभी तो मैंने 2 घंटे का एग्जांपल दिया, वरना ये नहीं कहा था यहाँ से केरला जा रहे हैं, दिल्ली से बैठ के आराम 2 दिन बाद चाय पियेंगे, नहीं हो सकता ना। तब तक तो आपकी जो है चाय ठंडी हो ही जाएगी। तो आइसोलेटेड सिस्टम परफेक्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दीज आर द टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज बीइंग मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, आगे आते हैं हमारे पास स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या है बेटा हमारे पास? स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब देखो बेटा, स्टेट ऑफ द सिस्टम से हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, क्या बातें बताई जा रही हैं और कैसी बातें बताई जा रही हैं, ये जानना हमारे पास जरूरी है। एक्चुअल में अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स की बात अगर मैं करता हूँ, किसी एक पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, अगर मुझे उसका स्टेट बताना हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई उसकी वेलोसिटी कितना है, उसका पोजीशन कितना है, टाइम किस पे है, क्या कर रहा है, किस पोजीशन में, बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो किसी भी फिजिक्स की क्वांटिटी को बताने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन केमिस्ट्री की क्वांटिटी को बताने के लिए इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। किसी भी बॉडी का अगर आपको स्टेट बताना है तो आपको 2-4 पैरामीटर, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम ले लो, आप आराम से उसकी स्टेट बता सकते हो। तो बेसिकली स्टेट आपको क्या बताना चाह रहा है कि किसी भी जगह पर उस बॉडी की कंडीशन क्या है, वो उसका स्टेट है। यानी कि जिस समय पर ये एक रूम में रखा हुआ है, उसका प्रेशर क्या है, तो उसकी प्रेशर की स्टेट हो गई। वॉल्यूम क्या है, उसकी वॉल्यूम की स्टेट हो गई। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की स्टेट हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज, और सबसे अच्छी बात है कि हमें एक एक पॉइंट पे नहीं निकालना पड़ता, अगर चेंज हो भी रहा है तो एवरेज वैल्यू निकाल के आप आंसर दे सकते हो केमिस्ट्री में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है केमिस्ट्री में नहीं आने वाली है, हालांकि जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तुम्हें आएंगी, लेकिन थ्योरी पढ़ते वक्त हमारे पास यहाँ पर कोई भी चीज़ें दिक्कत में नहीं रही। अब यहाँ पे आता है स्टेट। अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो अभी आपको 2 प्रॉपर्टी बताई मैंने, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। स्टेट को पढ़ने के लिए हम लोग वही मेजरेबल, जो मेजर किए जा सकती हैं, और कैसी बल्क वाली यानी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ही लेके चलते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का अगर मुझे स्टेट बताना है तो मैं प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से बता सकता हूँ। ये हम लोग देख चुके हैं PV = nRT वाले रिलेशन से। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमें बताई जाएंगी, ये सभी की सभी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लिए वैलिड, सभी की सभी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लिए वैलिड। अगर मैं बात करूँगा सराउंडिंग की तो ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हमारे पास सराउंडिंग की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है ना,
और हालांकि ये आसान भी है, देखो एनसीईआरटी लिखती है द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग कैन नेवर बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड। और आगे एक लाइन देती है फॉर्चुनेटली इट इज नॉट नेसेसरी टू डू सो। अच्छा भी है भैया, नहीं करना पड़ रहा। सीधी सीधी बात है यार, अगर हमें सराउंडिंग का भी लेना पड़ता तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है ना। तो कह भी रहा है कि कंप्लीटली स्पेसिफाई करना सराउंडिंग का मुश्किल भी है और फॉर्चुनेट इनफ है कि करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी इस लाइन से समझाना चाहती थी। आइए अब हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन कैसे होती है और क्या होती है। तो बेटे सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होती है और कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की बतानी है तो इंटरनल एनर्जी कैसे बताई जाएगी। देखो बेटा, आपके पास इस सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज चल रही हैं, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, ट्रांसलेशनल हो, रोटेशन, कोई सी भी एनर्जी चल रही है, सारी एनर्जी का सम हमारे पास क्या आएगा बेटा, इंटरनल एनर्जी। क्योंकि सिस्टम के अंदर की कहानी है ना ये, तो सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। और ये जो इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे बोला है कि हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज याद रखिएगा, भी आगे एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे कहा जाता है कि इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास क्वांटिटी है इसकी एक फिक्स वैल्यू आप नहीं बता सकते, आप इसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते। ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी रहती हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताई जा सकती। जैसे मैकेनिकल क्वांटिटी जैसे कि वॉल्यूम, इसकी आप एक फिक्स वैल्यू बता सकते हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी की एक एब्सोल्यूट वैल्यू बताना काफी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो भी आप इंटरनल एनर्जी लेंगे बेटा, वो या तो आप चेंज बता सकते हैं कि चेंज इंटरनल एनर्जी कितनी है, या नेट वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन एक फिक्स वैल्यू आप लोग नहीं बताई जा सकती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा यू है इसको हम लोग किससे मान के चलेंगे, इंटरनल एनर्जी के। हालांकि किसी किसी किताब में इसको ई से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो आप अपने हिसाब से देखना। अगर आप कोई रेफरेंस बुक ले रहे हैं तो उसमें यू की जगह कई जगह पर ई भी लिखा हुआ है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो यू हमारे पास क्योंकि एनसीईआरटी में यू दे रखा है तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो दैट इज व्हाई हम लोगों ने यू यहाँ पे प्रेफर किया। अब ये बोलता है कि किसी भी बॉडी का इंटरनल एनर्जी अगर आपको चेंज करना है तो आप किस किस से चेंज कर सकते हो। सबसे पहले बोलता है किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो आप या तो सिस्टम के अंदर हीट पास करो, या आप कोई काम करा दो, उसमें वर्क करा दो, या उसमें मैटर का आदान प्रदान कर दो। देखो यहाँ पर कहता है हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, और मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। तो ये आपसे यहाँ पर चीजें बोली जाती हैं कि भैया किस तरीके से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। और अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इंटरनल एनर्जी को स्टेट फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे स्टेट फंक्शन होता क्या है। तो बेटा आप ऐसे समझिए, स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे पास पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आपने काम किस रास्ते से किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, अब अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, मैं नंबर ला के दिखा दूं, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुमने चीटिंग करके नंबर लाए हैं या कैसे नंबर लाए, मेहनत करके लाए हैं। मान के चलो क्लास में 2 बच्चे हैं XYZ, एक बच्चा है ए, तुम में से कोई, इसके आए 70 में से 50 नंबर, क्योंकि इसके आगे बैठा हुआ था बी, जिसके आगे बैठा, जो कि बी बहुत पढ़ के गया और बी ने बहुत मेहनत करी थी, बट उसके आए हमारे पास 48 नंबर। इसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसे तुक्का मार दिया, है ना। तुक्का मारने पर सही हो गए, 2 नंबर मिल गए, और इसको ही 2 नंबर नहीं मिले। तो एंड में बी वाला ए से क्या कहेगा, यार कॉपी तूने मेरा सारा किया था, नंबर मेरे 48 रह गए, तेरे 50 आ गए। लेकिन टीचर क्या ये बात देखेगा कि किसके 48 है किसके 50 है, कौन होशियार है कौन क्या है? नहीं, किससे मतलब है, नंबर से। तो कुल मिला के तुमने क्या किया इससे कोई मैटर नहीं है, बट कहाँ हो और कहाँ थे इससे मैटर करता है। यानी कि ऐसे फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मैटर रखते हैं,
ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। अभी हमें यही प्रूव करना है कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन कैसे है। हालांकि इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि वर्क और हीट, ये डिपेंड करते हैं कि आप किस पाथ से होकर आए हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस पाथ से होकर आए हैं, इसीलिए ये हमारे पास पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होते, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं हमारे पास वर्क और हीट। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बोला गया कि वर्क को हम डिफाइन करके देखते हैं। तो एडियाबैटिक तो मैं आपको समझा चुका हूँ, एडियाबैटिक वॉल्व वगैरह। तो यहाँ पर बोला गया है लेट अस ब्रिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग सम अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं, और किस तरीके से करने जा रहे हैं देखो। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर एक वॉल है और इस पे मैं काम करने जा रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें मेरे पास पानी है और इनिशियल कंडीशन मान के चल लेता हूँ, इनिशियल कंडीशन मान के चल लेता हूँ कि इसका टेम्परेचर हमारे पास TA था और इसका जो हमारे पास वॉल्यूम था वो VA था। मान के चल लिया भैया, इसका टेम्परेचर हमारे पास इतना था और इसका वॉल्यूम हमारे पास VA था, ठीक है। और इसमें अगर हमारे पास बोल रखा है कि आप लोग अगर काम करेंगे, ध्यान सुनना, अब यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी और दोनों कंडीशन में काम थोड़ा अलग अलग तरीके से किया। तो इसमें बोला पहले केस में आपको क्या करना है कि आप टेम्परेचर देखो, वॉल्यूम की जगह सॉरी इंटरनल एनर्जी दे रखा है, VA नहीं UA ले लेना। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम A मान लेते हैं स्टार्टिंग में, राइट। इन्होंने बोला कि आप लोग चर्निंग कीजिए, घुमाइए, मतलब एक पैडल को लीजिए और यहाँ पर चर्न करना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं, मैकेनिकल काम कर रहे हैं, ये एक मैकेनिकल वर्क है। जब आप घुमा रहे हो तो एक मैकेनिकल वर्क आपको साफ साफ होता हुआ दिख रहा है। अब जब वो मैकेनिकल वर्क हुआ, जब वो मैकेनिकल वर्क हुआ तो बेटा उस मैकेनिकल वर्क के होने की वजह से टेम्परेचर में कुछ ना कुछ राइज हुआ होगा। लेट्स से कि जब आपने काम किया तो आपका टेम्परेचर बढ़ के चला गया TB पर और आपका जो इंटरनल एनर्जी थी वो बढ़ के चली गई UB पर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा कि टेम्परेचर जो था इसमें जो चेंज आया डेल्टा T, ये आपके पास आ जाएगा TB माइनस T, और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा डेल्टा U, ये हमारे पास क्या आएगा? UB माइनस U, ये हमारे पास क्या आएगा? UB माइनस U है। ये एक केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या किया इन्होंने? कहा कि भाई अब काम तो मेहनत वाला बहुत हो गया, मैं एक रॉड लेके आता हूँ, इमर्शन रॉड, और उसको इसमें डाल देता हूँ। अब यहाँ के केस है, पहले वाले केस में वर्क कैसा था मेरा? मैकेनिकल वर्क। अब जब रॉड लेके पानी को गर्म कर रहा हूँ तो मेरा वर्क कैसा है? इलेक्ट्रिकल वर्क। लेकिन आपको जितना काम यहाँ पे करा आपने, मान के चलिए 1 किलो जूल ऑफ वर्क आपने यहाँ पर करा। मैं इस बार भी आपसे यही कह रहा हूँ बेटे, जब आप रॉड लेकर आए तब भी आपको काम करना है, लेकिन कंडीशन वही है कि आपको जो काम करना है वो कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ 1 किलो जूल से ज्यादा का नहीं करना है। तो जब आप 1 किलो जूल का काम करेंगे तब आप यहाँ पर टेम्परेचर की रीडिंग नोट कीजिएगा। इनिशियल कंडीशन वही आई थी हमारे पास TA, फाइनल कंडीशन TB, कुछ भी हो सकती है ये। मान के चलो अगर पहले वाले केस में 30 था और 50 था, यानी कि इनिशियल 30 मान लिया आपने और ये 50 मान, ठीक है। और अगर फाइनल कंडीशन मतलब दूसरे कंडीशन में आप लेते हो कि 50 डिग्री पे पहले रख देते हो और आपने रॉड गर्म की, जब 1 किलो जूल करा तो आपने पता है क्या देखा कि 70 डिग्री पर पहुंच गया। तो कहना ये चाह रहा है कि टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास TB माइनस TA आया और यहाँ पर हमारे पास जो TB माइनस TA आया, सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने पर टेम्परेचर का डिफरेंस यानी कि डेल्टा T हमारे पास क्या रहता है? सेम रहता है। हाँ, कोई सा भी वर्क कर लो, कैसे भी कर लो। ये जूल साहब ने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इनफैक्ट द एक्सपेरिमेंट इन द अबव मैनर वर डन बाय JP Joule between 1840 to 50 and he was able to show that a given amount of work done on systems, no matter how it was done, irrespective of the path, produce the same change of state। और स्टेट में आपको बता चुका हूँ कि आपके पास यहाँ पर क्या रहता है?
सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का खेल है, क्योंकि टेम्परेचर एक स्टेट को डिफाइन करने का तरीका था। तो इन्होंने कहा कि जब कोई चेंज हुआ ही नहीं स्टेट में, टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ है, अगर कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ है, तो आपके पास जो आपने वर्क किया है ना, उस वर्क को अगर आप डेल्टा यू लिखते हैं, अगर आप उस वर्क को डेल्टा यू लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1। और ये डेल्टा यू, क्योंकि आपके पास वॉल कैसी थी, एडियाबैटिक, सारी कहानी तो एडियाबैटिक कंडीशन की चल रही थी, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो जहाँ पे वर्क शुरू किया हमने, यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल मान के चले, ठीक है। अब अगर वर्क डन हमारे पास सारा, क्योंकि बाहर तो कोई चीज़ जा ही नहीं रही है, बाहर तो कोई चीज़ जा ही नहीं रही है ना, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी वर्क डन में। और ये वर्क डन कैसा रहेगा, एडियाबैटिक, क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा ले रखा है जहां से आपके पास कोई भी हीट का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि जब हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस सेम आया और टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, तो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस भी सेम आया, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कैसा फंक्शन है, हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन याद रहे, ये तो पाथ इंडिपेंडेंट है, वर्क हमारे पास क्या है, पाथ डिपेंडेंट, वर्क पाथ डिपेंडेंट है। ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं वर्क, तो ये वैल्यू पाथ डिपेंडेंट रहेगी, लेकिन अगर मैं इसी को कहता हूं एडियाबैटिक वर्क, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट बन जाएगी। ये एडियाबैटिक वर्क का मतलब इंटरनल एनर्जी होता है। कंफ्यूज मत होना इस चीज में, एक नॉर्मल वर्क और एडियाबैटिक वर्क में फर्क है, क्योंकि उसमें जो हीट चेंज हुआ सारा का सारा किस में आ गया, वर्क डन में, वो इंटरनल एनर्जी और सिस्टम चेंज कर रहा है। तो अगर W एडियाबैटिक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। बट अगर सिंपल W है तो हमारे पास वो क्या है बेटा, पाथ फंक्शन, यानी कि पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पर बोला गया था कि किस तरीके से आप लोग रखते हो। हालांकि एक दो एग्जांपल और दे रखे हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, ये भी हमारे पास कैसा फंक्शन है, हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। क्यों भाई, अब मान के चलो पॉन्ड में तुमने मेहनत करी, बहुत ज़्यादा काम यही करते हो, मेहनत ज़्यादा कर देते हो, रिजल्ट कम आता है ना। अब कुछ लग भी साथ नहीं देता बच्चों का, क्या कर सकते हैं ना, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट कभी बार नहीं आ पाता, फिर कहते हैं सर हमारा तो लक ही खराब है, चाहे मेहनत कम करी हो और लक खराब है। मैं किस्मत तो बहादुरों का साथ देती है, देखो अभी कैसे ही पता पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, मैंने कहा बेटा एक गड्ढा खोदो, खोद दिया। अब बेटा मैंने कहा इसे पानी भरो, तो एक दिन तुम्हारी बारी थी, एक दिन मेरी बारी थी पानी भरने की, ठीक है। तुम लोगों ने बड़ी मेहनत से बाल्टी उठा के और जैसे जैसे पानी भर दिया, ठीक है। तो किसी ने पूछा भैया पानी कितना भरा, मैंने कहा सर पूरा भर दिया। सर XYZ स्टूडेंट ने पूरा भर दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है बेटा कल मेरी चांस है, कल मेरे को भरना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं जा रहा था बारिश शुरू हो गई, क्या करूँ मैं, बारिश शुरू हो गई, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अब जब बारिश शुरू हो गई तो गड्ढे तो भरना ही था। एंड में आके रिजल्ट देखा, पानी क्या भरा हुआ था मेरे दिन पे, पानी पूरा था। रिजल्ट क्या मिला, गड्ढा पूरा भरा हुआ है। तो क्या वॉल्यूम इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बाल्टी से भरा गया था या फिर उस पर डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, जो कि पाथ इंडिपेंडेंट है। ये कोई नहीं देखा कि बेचारे ने कितनी मेहनत से कर करके बाल्टी उठाई थी और उसने डाली थी, क्यों देखेगा भाई कोई, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है ही नहीं। तो पाथ फंक्शंस आर पाथ डिपेंडेंट बट स्टेट फंक्शंस आर पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर है। अब अगले पार्ट पर हम लोग चलते हैं, जहां पे हमारे पास आता है कि आपके पास हीट की तरफ बात करते हैं। क्या कहते हैं, हीट क्या होता है बेसिकली, टेम्परेचर डिफरेंस। भाई एक जगह का टेम्परेचर TA है, एक जगह का टेम्परेचर TB है, उन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वही तो हमारे पास हीट की फॉर्म में बाहर आता है। और इसी हीट से थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है, इसी हीट से हमारे पास काम भी हो जाता है। अब यहाँ पर बोला गया, देखो NCERT कहती है, हमने एक पानी को लिया एक टेम्परेचर TA पर, है ना, और एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, एक कंटेनर के अंदर डाल दिया। कंटेनर पूरा गर्म था, उसका टेम्परेचर कुछ था,
अब यहाँ पर आप लोगों ने जब वॉल्यूम वाटर का लिया वो कांस्टेंट रखा है, इस बार क्या कांस्टेंट रखा है? वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि भाई पानी यहाँ से लेके आओगे, यहाँ पे एक कंटेनर गर्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर आपके पास 12 भी TA है, यहाँ पे कंटेनर गर्म हो रहा था, आपने इस वॉल्यूम को उठाया इसके अंदर डाल दिया, तो ये TB हो गया, नहीं कवर कर दिया, एक्सचेंज नहीं होने देना हमने, वेपर वेपर नहीं बनने देना, ठीक है? हम बन जाएगा पर वो सब उसी के अंदर रहेगा, सिस्टम हमारे पास कुछ चेंज, और वेपर बनेगा या नहीं बनेगा ये भी डिपेंड करेगा कि अंदर का टेम्परेचर कैसा है। अभी तो क्या गरम कर रहे हो? हम गर्म कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है हर बार गर्म करते तुरंत वेपर बन जाएगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वेपर बनता है, इवेपोरेशन वगैरह पढ़ा है ना? 110 नहीं हाँ, इतना कर देंगे तो बन ही जाएगा फिर तो, ठीक है? तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में भी फर्क है, बात आपको पता होगा, इवेपोरेशन किसी भी जगह पर बन सकता है और बॉइलिंग का मतलब 100 डिग्री होता है, ठीक है? अब हम लोगों ने कहा कि जो टेम्परेचर चेंज था इसकी वजह से हमारे पास कुछ काम तो हुआ होगा, ये हमने हीट ही तो प्रोवाइड कर, टेम्परेचर डिफरेंस ये से क्या है हमारे पास? हीट, जबकि वॉल्यूम क्या है हमारे पास? कांस्टेंट, भाई वॉल्यूम तो यहाँ पे और यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इस हीट की वजह से बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी आई होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, तो आपकी एनसीईआरटी हमारे पास कहती है कि इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो U है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल रही होगी? Q। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आई थी किसके इक्वल थी? वर्क डन इन एडियाबैटिक, और ये जो हमारे पास यहाँ पर U है ये हमारे पास सिंपल Q के इक्वल है, लेकिन वॉल्यूम कैसा है यहाँ पर? कांस्टेंट। अब ये जो Q है हीट, ये भी एक पाथ फंक्शन है, लेकिन ये जो इंटरनल एनर्जी आई ये Q के इक्वल तब आई जब आपने वॉल्यूम क्या लिखा? कांस्टेंट। तो ऐसे इसको आप Q भी लिख दीजिएगा, हीट पाथ फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई कि U इज इक्वल टू QV, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि ये जो आपके पास हीट आया है ना, जब ये इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, कब होगा? जब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा होगा। यानी कि फिर से वही बात कि अगर आपसे बोलेगा Q तो आपके पास क्या आएगा? ये पाथ फंक्शन है, लेकिन अगर बोलेगा QV तो वो कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। QV मतलब हीट डिपेंड, QV मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इस समय वॉल्यूम कांस्टेंट है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई हीट चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सा अपना इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। ये चीज हम लोग देख चुके। पहला केस हमने क्या देखा? जब वर्क डन प्रोवाइड किया तब U W के इक्वल हो गया। दूसरा केस हमने क्या देखा? जब Q के इक्वल हो गया तो U Q के इक्वल हो गया। कहानी समझ में आ रही है? अब तीसरा केस लेकर चलते हैं जहां पर दोनों से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना एडियाबैटिक है ना Q है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी काम भी होगा और हीट भी होगा, दोनों चीजें कर रहे हो आप। तो उस केस में आपके पास U की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? Q प्लस W। क्या आ जाएगा? U इज इक्वल्स टू Q प्लस, क्योंकि आप इस बार हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो और वर्क भी कर रहे हो, तो ये जो U इज इक्वल्स टू Q प्लस W है ये आपका आ जाता है कि टोटल इंटरनल एनर्जी, ये देखो कांस्टेंट हो गई ना Q प्लस W के, भाई टोटल इंटरनल एनर्जी Q और इससे इक्वल होगी ना, Q प्लस W इज इक्वल टू U हो गया, तो ये दो फॉर्म में आप हीट दे रहे थे, यानी कि टोटल एनर्जी तो अपनी कांस्टेंट रही। याद आ रहा है कुछ फर्स्ट लॉ? भाई लॉ ऑफ एनर्जी याद है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर, एक ही तो चीज याद है तुम्हें आज तक? बताया जरा क्या होता है लॉ ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी याद नहीं है क्या है? ये तो पता है, मुझे थोड़ी पता है इसका, ये तो याद है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही याद है ना बस, तो यही आपके पास बताना चाह रहे हैं आप कि आपके पास इंटरनल एनर्जी अब भी कांस्टेंट ही रही ना, Q प्लस W होगा U के, कि आप दो ही चीजें काम कर रहे थे, एक तो हीट प्रोवाइड करके कुछ काम करके, और अगर ये दोनों इंटरनल एनर्जी के सिस्टम की को आए कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, एनर्जी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये जो लॉ है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी आपके वर्क डन और हीट पे डिपेंड कर रही है, इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ये आपके पास इंपॉर्टेंट आता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी होती है, साइन कन्वेंशन। किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? साइन कन्वेंशन का। बेटा मान के चलो मैं बच्चा था, बच्चा ही हूँ अभी, है ना, मैं बच्चा हूँ,
अब हाँ 24 साल का बच्चा हूँ, क्या हो गया, तो बच्चा तो है ना अभी। अब मान के चलो अगर सफेद बाल, ये टेंशन ये ऐसे हुआ है वरना बच्चे बाल तो सफेद आज से 2 साल के बच्चे के हो जाते हैं पानी की वजह से। ये अलग कहानी बता रहा है, बच्चा हूँ भाई मान लेना, कहानी सुनो। अब कहानी ऐसी है कि अगर एक बच्चे के पास, ध्यान सुनना, एक बच्चे के पास अगर कोई टॉफी लेके आए तो बच्चा क्या होगा, खुश, उत्सुक होगा, खुश होगा, यानी कि वो क्या होगा, पॉजिटिव है ना बच्चे के लिए तो। लेकिन अगर यहीं से अगर तुमसे कोई टॉफी उसके सामने से ऐसे करे बेटा आ, अब खुद खा ले, जैसे करते हैं ना कि बेटा ले आ, खुद खा लेते हैं, कट गया बच्चे का, तो बच्चा क्या होगा, गुस्सा होगा, दुखी होगा, और गुस्सा और दुखी का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, यानी कि जब चीजें पास आएंगी तो क्या रहेंगी, और जब चीजें दूर जाएंगी तो, जरा इसको थर्मोडायनामिक्स से देख लें, आइए देख लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर मान के चलो एक सिस्टम, मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम पे मैं कह रहा हूं काम हो रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो मतलब मैं यहाँ पे अगर कोई चीज होगा इसको लेके आऊंगा, सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, सिस्टम के पास आ रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, सिस्टम से पास आ रहा हूँ, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों रटना, देखो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया। अब अगर मैं कहता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम, तो देखो सिस्टम ने काम किया, जब सिस्टम काम करेगा तो चीजें हमारे पास इधर जाएंगी, इस सिस्टम के पास आ रही है, सिस्टम से दूर जा रही है, दूर जा रही है, और दूर जाने का मतलब नेगेटिव, बच्चे का गुस्सा होना, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा एक चीज आपको समझ में आ गई, ऑन और बाय का कंफ्यूजन तो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आपसे ना कई चीजें और पूछ सकता है, जैसे कि पूछेगा कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, तो आप खुद सोचो, कंप्रेशन मतलब चीजें क्या हो रही हैं, पास आ रही है, और पास आने का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कंप्रेशन अगर कोई चीज हमसे बोलेगा तो क्या रखेंगे, पॉजिटिव, और एक्सपेंशन का मतलब हमारे पास क्या होगा, दूर जा रहा है, तो एक्सपेंशन में हम लोग क्या रखेंगे, नेगेटिव। तो बस आपको ये देखना है कि चीज पास आ रही है तो पॉजिटिव, और दूर जा रही है तो नेगेटिव। पर याद रहे ये काम सिर्फ केमिस्ट्री में करना, ये काम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में करना, क्योंकि अगर हम लोग ये काम फिजिक्स में करेंगे तो हमारे सारे आंसर गलत आ जाएंगे, हमारे सारे आंसर गलत आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास अब भी ओल्डर सिस्टम ऑफ आईयूपीएससी कन्वेंशन चल रहा है, जहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है फिजिक्स में। नहीं हटा रहे, अब चल रहा है काम तो चलने दो, ये वाली चीजें, ठीक है। अब अगर हम लोग करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, वो वहां पर पॉजिटिव होता है, फिजिक्स में सब जगह यही है, फिजिक्स में अभी तक यही है। लेकिन अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आईयूपीएससी ने नए स्टैंडर्ड नॉर्म्स ला दिए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये चीजें पूछी जाती हैं कि सिस्टम कब पॉजिटिव होता है और कब हमारे पास होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ऐसे ही आपके पास आता है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, क्या होगा, एब्जॉर्ब किया है, पास आया है, पॉजिटिव, रिलीज का मतलब दूर कर रहा है। अब अगर मैं कहता हूं, ध्यान सुनना, सारी चीजें सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए। मैं कहता हूं हीट रिलीज्ड बाय सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग ने हीट रिलीज करी है तो ये पॉजिटिव होगा, रिलीज का मतलब हर जगह नेगेटिव नहीं कहोगे, क्योंकि आपको सारी चीजें किसके हिसाब से रखनी है, सिस्टम के हिसाब से। वर्क डन बाय द सराउंडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग ने जो बाय किया वो सिस्टम के लिए ऑन हो जाएगा। इस सिस्टम और सराउंडिंग कहानी तो ये है ना, कि सिस्टम जो है उसके अलावा बाकी बाहर की सराउंडिंग, सराउंडिंग जो भी काम करेगा वो सिस्टम पे आएगा, और अगर सिस्टम कोई चीज एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम से ले रहा है, इसलिए अगर वो एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग आपका तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए कि आपके पास किस तरीके से कैसे क्या रहती है। अब आइए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, वर्क जो इसका एप्लीकेशन है उसको आज हम इसे समझेंगे। और ये जो वर्क है इसको आपको मानना पड़ेगा, सीधे सीधे एक चीज मानी जाती है कि आइडियल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भैया आप भी मान के चलोगे कि इसके अंदर आइडियल गैस है, मान के चल लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। नहीं मानते, कल गलती से एक बच्चे ने पापा बोल दिया था तो मैंने माना थोड़ी, मान चलो खैर जैसा भी है, मेरी बात तो सुनो, कहने का मतलब क्या है, मान के चलो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक आइडियल गैस, और यही काम देखो, ये वाला जो है ना, ये जो इसके अंदर ये वाला पोर्शन है, आपको पता हो गोल सा रहता है, पिचकारी भी खुल नहीं रही है,
है ना, बड़ी मजबूत पिचकारी दी जिस बच्चे ने दी है। हालांकि जब मैं घर पे लेने गया उसने पहले मेरे को ही भिगा दिया, बोलता है पिचकारी लेने आया होली खेल लो, आज होली थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये था, देखो यहाँ पर एक कंडीशन है मेरे पास, जिस समय पर इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये पी एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ है, जब मैं यहाँ से इसे प्रेस करूँ, अब आपको ये नहीं समझना है कि इससे गैस बाहर आ रही है, प्लीज आपको समझना है कि मैंने बंद कर दिया है, अब गैस तो बाहर नहीं आएगी, देखो यहाँ से तो नोजल बंद हो चुकी है। अब मैं जो है इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा पुश करूँगा, तो पुश करने की वजह से जो पहले वॉल्यूम यहाँ पर था, जो पहले वॉल्यूम यहाँ पर था, ध्यान सुनना इस चीज़ को बेटा, इसको मैं एक ही झटके में, ये देखो यहाँ पर हो गया, कोई गैस तो बाहर आई नहीं, प्रेशर मैंने बाहर से लगाया है। देखो पहले कहानी ये थी हमारे पास एक कंडीशन, अभी इस समय पर इसके अंदर वॉल्यूम यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम भरा हुआ है आइडियल गैस का, इसको मैंने बंद कर दिया। अब गैस निकलने का कोई जरिया तो है नहीं, आइडियल गैस इसके अंदर भरी हुई मान के चलना है। अब जब मैंने इसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो एक्सटर्नल प्रेशर आके यहाँ पे रुक गया मान के चलो, तो वो जो वॉल्यूम था यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ तक आ गया है, यानी कि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हो चुका है और एक प्रेशर भी हमने एक्सटर्नल लगाया है। अगर ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ है, ये कहानी तभी हो सकती है जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज्यादा हो, और ये जो पूरा चेंज आया है बेटा, ये क्या है आपका बेसिकली वर्क, ये क्या है आपका वर्क। तो वर्क कब आता है, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो और वॉल्यूम का चेंज होता है, और वॉल्यूम का चेंज हमारे पास इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कम हो गया है। देखो इनिशियल मेरे पास इतना वॉल्यूम था, और अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो पिस्टन यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया है। तो कुल मिला के अगर मेरे पास कहानी आएगी वर्क डन करने की, तो आप कहोगे सर आपका वर्क डन बराबर होगा P एक्सटर्नल टाइम्स डेल्टा V, जो W है हमारे पास क्या रहेगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और ये वैल्यू आप याद रखना हमेशा केमिस्ट्री में क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली। तो W इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री के लिए क्या रहेगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V। इतनी चीजें क्लियर है कैसे आया, क्योंकि भैया ये हमारे पास पिस्टन में जब काम किया तो W इज इक्वल्स टू P इंटू V डेल्टा V। एक्चुअल में अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर ये भी कैसे आया, तो बेटा एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम चेंज रहा होगा कुछ ना कुछ, कैसे रहा होगा। अब आप खुद सोचो कि इस पिस्टन की लेंथ अगर L थी जो मैंने अंदर प्रेस किया, तो उसका एरिया जो हमारे पास था, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया। भाई किसी भी चीज़ का अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है, मैंने इसको यहाँ से ऐसे किया, तो मैं कैसे निकालूंगा इसका वॉल्यूम चेंज हमारे पास कितना आएगा, लेंथ इनटू एरिया में जो चेंज आएगा बेसिकली, यानी कि डेल्टा भी मेरे को निकालना है। और प्रेशर मेरे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये पता है ना सारी चीजें। और आपको ये पता होना चाहिए वर्क डन किसके इक्वल होता है, F डॉट डी एस, F इंटू डी एस, और F क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऊपर अगर नहीं दिख रहा हो तो W इज इक्वल्स टू F डॉट L लिख दूँ। डी एस क्या है, मतलब बेसिकली लेंथ में चेंज किया है मैंने, और F क्या आया था मेरे पास, P इंटू A। क्या बेटा, अरे डिस्टेंस वो छोटे से dw होगा, ये L हो जाएगा लेंथ लंबे उसके लिए, ठीक है। तो प्रेशर इंटू एरिया कर दिया, अभी हमारे पास इंटू लेंथ कर दीजिए, और आपको ये मैंने बताया एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल्स टू PV, ये ऐसे आता है। लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम चेंज दिखाना है ना, तो जो वर्क डन आता है वो हमारे पास P डेल्टा V, वो ऐसे है एक्सटर्नल प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, ये माइनस में रहने वाला है। अब अगर मैं आपसे इसको हटा दूं, समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि चेंज इन वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1, हमेशा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम रखेंगे। अब आप पूछ सकते हो कि इसे नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि हमें वर्क डन पॉजिटिव लेके आना था। और जरा इस केस को देखना ध्यान से, क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम हमेशा कम हो रहा है, यानी कि V2 कम है V1 से, तो कुल मिला के हमारे पास ये आएगा V2 माइनस V1 नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए अगर हमें नेटवर्क को पॉजिटिव रखना है, इसलिए कन्वेंशन हमने क्या रखी W की, माइनस P डेल्टा V की हमने नेगेटिव ले रखी है। ये वाला जो प्रोसेस है ये आपके पास बेटा एनसीईआरटी ने भी कह रखा है। इस केस में आपके पास याद रखना
प्रेशर आपके पास कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर आपके पास कांस्टेंट नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक ही स्टेप में चेंज हो गया ना, तो भाई एक ही स्टेप में चेंज कर दिया आपने, तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जो एक बार हो गया अब वापस कुछ नहीं आ सकता, जो हमारे पास हो गया कांड खत्म। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर आपसे बोलेगा आपका वर्क डन कितना है, तो आप कितना बोलेंगे, माइनस ऑफ पी टाइम्स डेल्टा वी। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? तो यहां पर बोलता है अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है बट चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है बट चेंज हो रहा है, और इस बार जो हमने चेंज किया था वो तो एक सडन चेंज था ना, वो तो एक बहुत तेजी से चेंज था। भाई मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से लेके आया, इसको फटाक से मार दिया मैंने इसे, ये क्या है, सडन चेंज है प्रेशर में। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस बार मैं कहानी दूसरी कर देता हूं कि हर बार एक छोटा छोटा अमाउंट ऑफ प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा, यानी कि एक, ये देखो धीरे से चेंज किया, फिर और धीरे किया, फिर और धीरे किया, फिर और धीरे किया, और धीरे, मतलब हर एक स्टेप को मैंने तोड़ दिया, सच दैट कि आप अगर इससे पिछले वाले स्टेप में, जस्ट पीछे वाले स्टेप में जाना चाहो तो आप कह दो सर से जस्ट पीछे वाला स्टेप ये था, ये तो कहानी हो जाएगी। यानी कि आप पीछे जा सकते हो, इस वजह से पीछे चले जाओ, कहाँ जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एक साथ बहुत तेजी से हो गया ना। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस था, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कहानी क्या थी, पी डेल्टा वी थी। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारे पास कहानी आएगी वो थोड़ी अलग आएगी। वो कैसे आएगी कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, और वर्क भी धीरे धीरे, बहुत छोटा सा भी चेंज हुआ है आपके पास, जो वर्क चेंज हुआ है वो भी आपके पास बहुत धीरे धीरे हुआ है, लेकिन पहुंचोगे धीरे धीरे, फाइनली करके वहां तक ही पहुंचना है आपको जहां तक आप पहले पहुंचे थे, पर ये आप मल्टीपल स्टेप्स में गए। तो अगर मैं कहता हूं इस प्रोसेस में आपका टोटल वर्क डन कितना रहेगा, इस प्रोसेस में आपका, तो आप क्या करोगे, एक स्टेप आपको पता है, इसको इंटीग्रेट कर दो, पहुंच जाओगे टोटल वर्क डन पे। ये तो कहानी करते हैं। तो आपके पास ये तो आपको पता है कि आपका जो dw आता है ये हमारे पास क्या आता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल टाइम्स डेल्टा वी, यानी कि इस बार आप लोग यहाँ पे v लिख दीजिए और v को इंटीग्रेट कर दीजिए v1 से लेकर v2 तक। ये तो कहानी है भाई, इनिशियल v1 होगा और हमारे पास माइनस v2 होगा, जो भी होगा हमारे पास कहानी। अब pv, इसको अभी ऐसे लिख देते हैं, पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं, ऐसे कर दो, v1 से लेकर v2 तक, v, ठीक है। अब बेटा हमारे को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, pv इज इक्वल्स टू nRT, पता है, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो pv इज इक्वल्स टू nRT, तो मैं p को क्या लिख सकता हूँ, nRT बाई v लिख सकता हूँ, p को क्या लिख सकता हूँ मैं, nRT बाई v लिख सकता हूँ। तो dw इज इक्वल्स टू, ये p डॉट dv है, वैसे तो छोटा सा होगा ना dw, तो p डॉट dv होगा वो, इसी वजह भाई v थोड़ी आ जाएगा, v तो पूरा का आएगा, छोटा सा वॉल्यूम तो dv आएगा ना। तो p एक्सटर्नल को मैं p को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि सब आइडियल गैस है, तो nRT बाई v लिख सकता हूँ। तो dw इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v1 से लेकर v2 तक nRT बाई v डॉट dv। nRT को बाहर ले आओ, कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t हम लोग कांस्टेंट लेके चल ही रहे हैं। तो आपके पास dw हमारे पास कितना आ जाएगा, v2 बाई v1, और सॉरी v1 से v2 माइनस का dv बाई v, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v, लॉग में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ln v, और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ये भी हमारे पास आएगा, dw हो गया आपके पास w, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ln v को यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ln, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए सीधा, मैं एक स्टेप बीच का उड़ा रहा हूँ, तो ln v2 माइनस ln v1, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब बेसिकली log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो आप कह सकते हो w इज इक्वल्स टू ln v2 बाई v1, यही कहोगे। अब इस ln को अगर आपको बेस log 10 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, 2.303 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर w इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 v2 बाई v1 माइनस का आ जाता है, और अगर आपको माइनस हटाना हो तो आप log v1 बाई v2 कर दो, क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी माइनस है,
माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरी टर्म में क्या हो जाएगा, log v1 माइनस log v2 हो जाएगा ना। तो v1 माइनस v2 का मतलब क्या होगा, v1 बाई v2। तो इस माइनस को हटाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कांस्टेंट है। हाँ रखना है तो आप रख सकते हैं, और आपके पास अगर वैल्यू आती है तो ठीक है, कांस्टेंट है तो हटा भी सकते हो, बट वैल्यू सब में एनआरटी तो रहेगी। यहाँ पे अगर हमारे पास एनआरटी, अगर ये सारी चीजें रहेंगी 2.303 वो तो एनआरटी सब में मेंशन, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, एनआरटी लॉग ऑफ क्या है v2 बाई v1 माइनस में, प्लस में रखेगा तो v1 बाई v2। अगर मैं इसी को प्रेशर की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला, एनआरटी तो कांस्टेंट है उसको छेड़ेंगे नहीं, तो v और p में क्या रिलेशन हो जाएगा, देखो आप कह दोगे सर p और v में इनवर्स रिलेशन होता है, भाई p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यही तो कहानी होती है। तो आप क्या कह दोगे, p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2। आपके पास क्या है, v2/v1, तो देखो v2/v1 क्या आ जाएगा आपके पास, p1/p2। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, मैं इसी में w अगर प्रेशर की टर्म्स में बोलता है माइनस 2.303 nRT log ऑफ p1 बाई p2। ये भी हमारे पास वर्णन करने का तरीका यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एनसीईआरटी में जो ये कंडीशन दे रखा है किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ पे कहानी क्या हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। अगर एक साथ तेजी से हो जाती है तो हमारे पास सिंपल पी डेल्टा वी, वही माइनस का, इसमें तो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इसी केस में हम लोगों को कहानी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, वो आप लोगों ने देख ली कैसे होती है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है फ्री एक्सपेंशन। क्या आता है, फ्री एक्सपेंशन। तो बेटा फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन तो हो रहा है गैस का, लेकिन वो कंडीशन है कि आपके पास सारी चीजें वैक्यूम में हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं, वैक्यूम में हो रही हैं। और आप मुझे बताओ, क्या वैक्यूम में कोई एक्सटर्नल प्रेशर रहता है, नहीं रहता। तो अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है और वो कहानी वैक्यूम में है, तो बेसिकली उस समय पर वर्डन कितना आएगा, तो आप कह दोगे सर वर्डन होता है हमारे पास पी एक्सटर्नल टाइम्स डेल्टा वी, बट क्योंकि वैक्यूम में है तो ये कहानी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो वर्डन इन वैक्यूम आपके पास कितना आ जाएगा, फ्री एक्सपेंशन के टाइम पर जीरो हो जाएगा। आप लोग पी डेल्टा भी लगा देते एक्सपेंशन देखकर, फिर माइनस साइन भी लगाते, लेकिन ध्यान रहे अगर उसने बोल रखा है आइडियल गैस है और वैक्यूम में एक्सपेंड हो रहा है तो उस समय पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि उस समय पर फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही यही है, आपके पास अगर फ्री एक्सपेंशन दिया गया है तो गैस एक्सपेंड कर रही है इन वैक्यूम, और ये चीज़ हमारे पास आपके पास आ जाती है। तो इस समय पर अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, U इज इक्वल्स टू Q प्लस P टाइम्स डेल्टा V। तो U किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास Q, क्योंकि W आपको बता दिया मैंने P डेल्टा V, P एक्सटर्नल है यहाँ पे, और P एक्सटर्नल जीरो है, तो आपके पास U किसके इक्वल आ जाएगा, V के। और अगर यही कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो U इज इक्वल टू QV। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे केस में हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज का रखते हैं, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। क्या रखते हैं, आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है इस बार। क्या कांस्टेंट करा है, देखो अब सारी टर्म तो आपको चैप्टर 5 को पढ़ने के समझ में आ चुकी है कि आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसमें बोला है आइसोथर्मल भी है और हमारे पास फ्री एक्सपेंशन भी है। तो आइसोथर्मल में हमारे पास T कांस्टेंट हो गया। अगर हमारे पास T कांस्टेंट हो गया तो भैया W इज इक्वल टू, वैक्यूम के लिए W इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि भैया P एक्सटर्नल जीरो है, P एक्सटर्नल जीरो है, और Q भी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर हीट चेंज नहीं है। जब टेम्परेचर चेंज जीरो है तो हमारे पास देखो टेम्परेचर चेंज जीरो, तो हमारे पास Q भी जीरो, वैक्यूम चल रहा था, W तो जीरो था ही, क्योंकि P एक्सटर्नल जीरो है। तो इस केस में हमारे पास U भी क्या हो जाएगा, Q प्लस W। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है कि U भी जीरो होता है। अगर हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए, अपना U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से आइसोथर्मल, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, तो उस केस में हमारे पास हमने तो देखा ना कि U तो जीरो हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट के केस में देखा कि आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल, ये भी हुआ है ना, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस एज फॉलोज। मतलब क्या क्या चेंज होते हैं, सबसे पहला बोला गया है फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज।
अब इसके लिए हमारे पास क्या था इस थर्मल केस में, u 0 हुआ था हमने, तो अगर 0 देता हूं तो ये हमारे पास q प्लस w इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास q किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ w। तो यहाँ पर अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे माइनस ऑफ w को उसने लिख रखा है, इस बार ध्यान से सुनना, क्योंकि w इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा v होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस केस में हमारे पास p टाइम्स डेल्टा v, यानी कि इस बार हमारे पास जो हीट चेंज आया वो कैसा आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी बोला है फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। देखो पहले जो हमने केस निकाला था वो किसके था, इरिवर्सिबल के लिए था। तो अगर q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है तो हमने देख लिया फंडा, q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और अगर माइनस डब्ल्यू बोला है तो हमारे पास रिवर्सिबल के लिए वैल्यू आई थी। तो ये रिवर्सिबल के लिए उल्टा कर रखा होगा, देखो इसने क्या क्या रखा है, q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से वही पी डेल्टा v, तो जो ये वैल्यू आई है किसकी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो देखो ये आ रखा है nRT ln VF बाय VI, लेकिन ये पॉजिटिव का दे रखा है, यानी कि 2.303 log VF अपॉन VI हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। और लास्ट केस हमारे पास देता है एडियाबैटिक चेंज के लिए, तो U हमारे पास क्या होता है, Q प्लस W, और अगर एडियाबैटिक चेंज होता है तो हमारे पास Q 0 होता है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। फॉर एडियाबैटिक चेंज Q इज इक्वल टू 0, इसलिए आपका U किसके इक्वल आ जाता है, W के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से आपके पास छोटे मोटे प्रॉब्लम्स दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। 6.2 कहता है 2 लीटर आइडियल गैस एट अ प्रेशर एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, मतलब क्या हो गया बेटा ये, इनटू अ वैक्यूम। तो भैया एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 हो गया ना, तो इसका मतलब इसका वर्डन कितना होगा, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, P एक्सटर्नल 0 हो गया तो 0 आ गया, तो कोई वर्डन नहीं होगी, इसलिए कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब बेटा प्रॉब्लम नंबर 6.3 देखिए, इसमें क्या रखा है, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, यानी ये एक्सपेंशन तो सेम है बट दिस टाइम अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि इस बार हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिया गया है, और आप देखो 2 लीटर गैस एक्सपेंड हुई है, और कहाँ तक पहुँचा है वो, 2 से 10 पे पहुँचा है। और अगर एक्सपेंड हुई है 2 लीटर गैस, एक्सपेंड बोल रहा है ना, और ये एक्सपेंड में आपको पता है आपका W क्या रहता है, बाय सिस्टम हुआ है ना कि नेगेटिव रहने वाला है, तो 2 लीटर से 10 लीटर में गई है हमारे पास, और आपको पता है कि आइसोथर्मली बोल रखा है, तो आपके पास Q इज इक्वल टू W रहने वाला है, लेकिन ये Q हमारे पास क्या है, माइनस W, लेकिन चीज क्या बोलिए, एक्सपेंड बाय सिस्टम, तो माइनस माइनस आप समझ गए, Q इज इक्वल टू माइनस W और माइनस पी डेल्टा V, तो बेसिकली W इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस पी डेल्टा V हो जाएगा, V वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो Q इज इक्वल टू आपके पास P टाइम्स डेल्टा V, समझ गया ना, एक्सपेंशन बोल रखा है, तो आपके पास डेल्टा V का मतलब कितना हो जाएगा, P1, V कितना दिया था, 2 से 10, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 2 तो कितना आ गया, 8, तो आपके पास 8 लीटर एटीएम में आपके पास आ गया। 6.4 देखिए आपसे क्या कहता है, आपसे कह रहा है इसी एक्सपेंशन को आप कंसीडर कीजिए, गिवन इन प्रॉब्लम नंबर 6.2 फॉर 1 मोल, यानी कि n कितना दे दिया, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली। तो बेटा आपको रिवर्सिबल का फॉर्मूला बताया था, बस वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो आप लोग क्या कह देंगे, W इज इक्वल टू 2.303 nRT, ये 1 दे रखा है, R की वैल्यू आपको पता है, T की वैल्यू आपको पता है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, log ऑफ V2 यानी कि 10/2 log 5 आपको सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगली क्लास से एंथैल्पी शुरू करेंगे।